जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे भारत और फ्रांस के बीच में एमआरएफए को लेकर बातचीत बढ़ती जा रही है, प्रोजेक्ट से जुड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने आती जा रही है। हमें धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि भारत ने किस प्रकार से अपनी जो पूर्व की गलतियां थी उनसे काफी कुछ सीख लिया है। और आपने ये देखा होगा कि जब 2016 में हमने राफेल की डील फाइनलाइज करी थी, उसके बाद हमने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रांस के साथ साइन किए थे। कभी वो कॉन्ट्रैक्ट अस्त्र मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए थे, कभी वो किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए थे। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि हमने मल्टीपल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करके अपने लिए वर्क बर्डन बढ़ा लिया, और जो प्राइसिंग सिचुएशन है ये भी हमारे हाथ से निकलती नजर आई। लेकिन भारत इस बार थोड़ा ज्यादा कॉशियस है और भारत ने इस बार काफी सावधानी पूर्वक अपना कदम बढ़ाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस बार भारत की ये जो मेगा डील फाइनलाइज होने वाली है फ्रांस के साथ, जहां पर हम 114 राफेल फाइटर्स को खरीदने वाले हैं, ये सिर्फ राफेल सप्लाई एयरक्राफ्ट की सप्लाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस एग्रीमेंट में हमें जो वेपन इंटीग्रेशन की फुल कॉस्ट है वो देखने को मिलेगी, जहां पर अलग अलग जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है वो राफेल प्लेटफॉर्म के लिए चिन्हित किए गए हैं और उनको इंटीग्रेट भी किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल सब हमें राफेल F4 स्टैंडर्ड और F5 स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगी। जी हाँ, अभी हम एक तरफ जहां अस्त्र मार्क 1 को इंटीग्रेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं राफेल फाइटर्स में, तो वही भविष्य में जब ये डील होने वाली है इसमें हमें अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कुछ रिपोर्ट रुद्रम 2 को लेकर क्लेम करती हैं, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसको लेकर नहीं है तो हम ये पुख्ते तौर पर नहीं कह सकते। एक और वेपन सिस्टम है जो कंफर्म है, वो है एडवांस एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको हम शाह के नाम से जानते हैं। हालांकि और भी जो वेपन सिस्टम है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें हमें रुद्रम परिवार की लगभग सारी मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 भी शामिल है, और एक और फ्यूचर वेरिएंट रुद्रम 4 भी यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का एक कारण है। देखिए, मैंने भी कुछ देर पहले जो आपसे कहा कि 2016 की डील में हमने कुछ दिक्कत वहां पे ली थी, अपने लिए एक सरदर्दी ही ले ली थी, और इसके लिए हमें अलग से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़े थे। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़े थे अस्त्र मार्क 1, रुद्रम मार्क 1 और शॉ के इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन इस बार भारत अपनी इसी एग्जिस्टिंग डील में जो होने वाली है, इसमें सारी जो अभी तक भारत की मंशा है उसको संलग्न कर दिया है। यानी बार बार हमें जो सेपरेट डील्स है ये फाइनलाइज नहीं करनी पड़ेंगी। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती हैं कि भारत ने इन मिसाइल सिस्टम्स के अलावा दो अतिरिक्त जो इंडियन डेवलप वेपन सिस्टम है इनको इस समय इवेलुएट करना शुरू कर दिया है इंटीग्रेशन के लिए। इसमें एक तारा होने वाला है हमारा, जो कि प्रिसीजन गाइडेड एमिनेशन फैमिली से आता है, और एक नेक्स्ट जनरेशन की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है। इसका नाम अभी उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के हिसाब से ये ब्रह्मोस NG हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि मल्टीपल टाइम्स हमने इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल से सुना है, मल्टीपल टाइम्स हमने जो ट्विटर स्पेसेस है वहां पर भारत के जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो कहते नजर आए हैं कि इस समय जो ब्रह्मोस NG है ये भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है, जो कि हमें राफेल के पैकेज में भी देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर हम अगर इस पूरे के पूरे रिपोर्ट का सारांश निकालें तो वो इतना है कि भारत इस बार राफेल डील साइन करने के साथ ही क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से मिसाइल इंटीग्रेट करनी है, इनकी कॉस्ट क्या होगी, इनकी डिटेल भी मांग चुका है और अपनी क्वेरीज को सबमिट भी कर चुका है। यानी कि डील साइन होने के बाद हमारे ऊपर कोई सरदर्दी नहीं रहेगी कि अब भैया इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उस सिस्टम के लिए साइन करना है। सारी चीजें पहले से ही जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें इंक्लूडेड है। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के बारे में। जनरल इलेक्ट्रिक यूं तो सुर्खियों में बनी रहती है, और उसके पीछे का कारण है इंजन डिलीवरी में डिले, और हमेशा ये भारतीय वायुसेना की टॉप लीडरशिप और भारत के डिफेंस एंथुजियास्ट के रोष का एक प्रमुख विषय भी रहता है। ये विषय इतना गंभीर है कि एक समय तो पूरे के पूरे ट्विटर स्पेस में फंड कावेरी इंजन नाम से इनिशिएटिव को ही ट्रेंड करवा दिया गया था कि किसी भी प्रकार से आप जनरल इलेक्ट्रिक F404 का रिप्लेसमेंट ढूंढो। लेकिन लगता है कि जनरल इलेक्ट्रिक अब सुधर रहा है, और जनरल इलेक्ट्रिक भारत की गंभीरता को देखते हुए खुद भी गंभीर हो गया है। उसके पीछे का एक कारण है, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक ये कहता है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से
20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करना शुरू कर देगा। जी हाँ, एक तरफ जहां जनरल इलेक्ट्रिक अभी 2025 खत्म हो चुका है और जनवरी आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, तो ये अभी तक टोटल 6 इंजन डिलीवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब ये क्लेम कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से हम 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। और यदि ये ऐसा कर लेते हैं तो ये भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंजन डिलीवरी के अभाव में 2 वर्ष से ज्यादा की डिले देख चुके हैं। हालांकि यहाँ पर हम पूरी तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक को भी दोष नहीं दे सकते, और भी कई कारण थे तेजस के डिलीवरी डिले के। हालांकि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट की जो एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर गंभीर है, और फिलहाल वो 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने में सक्षम है। और जैसे जैसे ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और नासिक प्रोडक्शन लाइन पूरी तरीके से फंक्शनल होगी, तो हम 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक अपने दिए गए इस कमिटमेंट पे बनी रहेगी, क्योंकि पहली बार नहीं है जब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया हो या ऐसी बातें सामने आई हो। इसके पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे ही बातें करी थी, लेकिन बाद में सप्लाई चेन इश्यूज का हवाला देते हुए वो पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन इस बार हम उम्मीद करेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखेगी। अच्छा, यहाँ पर इसके मल्टीपल बेनिफिट होंगे। अगर 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएंगे तो इससे होगा ये कि भारतीय वायुसेना को अधिक से अधिक तेजस मार्क 1A प्रति वर्ष की दर तक मिल पाएंगे। और वहीं कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि तेजस का जो एक्सपोर्ट कैंपेन था, भारत उसको फिर से एक्टिव कर सकता है। हालांकि फिलहाल वो रिलेटेबल नहीं है उतना ज़्यादा, और हम चाहेंगे भी नहीं कि भारत फिलहाल ऐसे किसी कैंपेन को आगे बढ़ाए, क्योंकि प्राथमिकता भारतीय वायुसेना होनी चाहिए इस समय, जो कि घटती स्क्वाड्रन क्षमता से जूझ रही है। लेकिन इंटरनेट मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। इंटरनेट मीडिया पे कई आर्टिकल है जहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि अगर ये इंजन डिलीवरी इसी प्रकार से सुचारू हुई तो भारत अपनी एक्सपोर्ट कैंपेन को एक बार और ताकतवर मैनर में दुनिया के सामने रख सकता है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत की होनी चाहिए भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट, ना कि एक्सपोर्ट मॉडल पे ध्यान देना। हम ये नहीं कहते कि एक्सपोर्ट करना जरूरी नहीं है, ये हमारे जो डिफेंस इकोसिस्टम है उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना की जो जरूरतें हैं शायद वो हमें टॉप पर रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना इस समय 50 से 60 स्क्वाड्रन का टारगेट लेके चल रही है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी देखें तो प्रैक्टिकली अभी हम लोग बहुत दूर है उस टारगेट से, और तेजस मार्क 1A हमारे लिए उम्मीद की एक नई किरण बन के आएंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता में नई जान फूंकने का काम करेंगे। तो फिलहाल हम यही आशा करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो इंजन डिलीवरीज हैं उनको किसी प्रकार से प्रभावित ना करें, और अब सुचारू रूप से ये काम शुरू हो जाए, क्योंकि यही भारतीय वायुसेना के हित में है और यही इस समय भारत को चाहिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। कि आपको लगता है कि जनरल इलेक्ट्रिक इस बार अपने इस वादे पर बनी रह पाएगी, क्योंकि पूर्व के अनुभव कुछ और भी कहते हैं। लेकिन आपका इसको लेकर क्या सोचना है, आप हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।